नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। जिस तरीके से सर हम देख रहे थे लगातार पश्चिम बंगाल की राजनीति को, और जिस गहराई के साथ और जिस आक्रामकता के साथ ममता बनर्जी इस समय चुनावी दृष्टिकोण से सियासत कर रही हैं, एक के बाद एक लगातार वो सीधे सीधे तौर पर सरकार को तो चैलेंज कर ही रही है, लेकिन अब वो सरकार से कहीं आगे सारी संवैधानिक संस्थाएं, सरकार, भारतीय जनता पार्टी और थोड़ा थोड़ा अब ये जो उनका एंगल है, नाम तो नहीं ले रही है, लेकिन जुडिशरी को भी वो कहीं किनारे नहीं छोड़ रही है। जैसा हमने देखा था कैसे उन्होंने सीजीआई को बहुत साफ साफ संदेश दिया था कि भाई कम से कम बचाने के लिए कुछ करिए। ऐसे में सर अब आज की तारीख में ममता बनर्जी जो ऐलान कर रही हैं कि हम पश्चिम बंगाल की जनता के लिए लड़ेंगे, किसी को डिटेंशन सेंटर नहीं जाने देंगे, और इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। जरा विस्तार से आप दर्शकों को बता दीजिएगा कितनी अहम है ये विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल के हिसाब से, सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनती जा रही है, भाजपा के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। जरा हम ये समझे, फिर बाकी बात करते हैं। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस देश के अंदर आगे आने वाले दौर में लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, इसका बहुत बड़ा बैरोमीटर होगा वेस्ट बंगाल का चुनाव। जिस तरीके से ज्ञानेश गुप्ता ने बिहार की तर्ज पर वहां पर एसआईआर कराने की मुहिम उठाई, उसमें किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी सवाल का जवाब नहीं है। और हालत यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर हो रही है और माइक्रो ऑब्जर्वर्स दूसरे स्टेट से भेजे जा रहे हैं। ऐसा आपने कभी देश के इतिहास में सुना नहीं होगा। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो एजेंडा लेकर के ज्ञानेश गुप्ता और अमित शाह जी एसआईआर का करवाना चाह रहे थे वहां बंगाल में, वो एजेंडा पूरा नहीं हो पाया। तो उसके लिए अब दूसरे मीन्स और टूल्स निकाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी इस खेल को समझ चुकी है, और इसलिए आपने देखा होगा जैसे ही ये सारा खेल पकड़ा गया, चोरी तो लोग कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको डकैती कहता हूं, लोकतंत्र पे डकैती है। तो उसमें आप अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से यात्रा पे निकल गए, जिस तरीके से हर एक बूथ के हिसाब से कैंप लगवाए कि किसी की वोट ना रह जाए, तो एक लड़ाई ममता बनर्जी वहां लड़ रही है। और अब वो दिल्ली के अंदर बड़ा खेला करने के लिए आ रही है। मोस्ट लाइकली 1 फरवरी को जब यहां दिल्ली में बजट पेश होगा तो वो शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगी। और उसके बाद उनकी बहुत लंबी चौड़ी योजना है मोदी, शाह और ज्ञानेश गुप्ता को एक साथ एक्सपोज करने की। और एक साथ एक्सपोज करने का मतलब क्या है कि वो पूरे साक्ष्यों, सबूतों और जीवित सबूतों के साथ आ रही है। कैसे? 160 के आसपास वो लोग हैं जो ऑलरेडी दिल्ली में पहुंचने वाले हैं, जिनके परिवार के लोग या तो एसआईआर के दौरान किन्हीं कारणों से मारे गए, या उन्होंने अपनी जान ले ली, या जो अस्पतालों में भर्ती है। तृणमूल का दावा है कि 110 लोग मर चुके हैं और बाकी लोग अस्पतालों के अंदर दाखिल है उपचाराधीन। 160 लोग वैसे। उसके बाद वो जीवित लोग जिनके नाम काट दिए गए हैं वोटर लिस्ट से मृत बता करके, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या। और इसी तरीके से अलग अलग जो डाउटफुल उसमें कैटेगरी में डाल करके जिनके वोट काटने की तैयारी है, एक बड़ा जत्था ऑलरेडी दिल्ली के बंग भवन में जो है वो पहुंचने वाला है। उनके लिए बहुत बड़े पैमाने पर व्यवस्था की जा रही है। अब हकीकत क्या है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान इनका जो स्ट्रेटजी है वो 3 pronged स्ट्रेटजी है। नंबर 1, विपक्ष के सारे जो नेता हैं इंडिया अलायंस के, उनके साथ मिलकर के एक रणनीति पर काम करना कि इस एसआईआर को रुकवाया कैसे जाए, इसको रोका, इसको बंद कराना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है अगर डेमोक्रेसी को बचना है तो। उसके लिए एक रणनीति पे वो काम करने जा रही है। दूसरा, वो जो जंतर मंतर के ऊपर, हालांकि उस योजना का अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन हकीकत यह है कि जंतर मंतर से लेकर के और जो अपना अशोका रोड के ऊपर निर्वाचन सदन है, पहले धरना और उसके बाद वहां का घेराव की पूरी योजना है खुद ममता बनर्जी के नेतृत्व में। उसमें तमाम लोग होंगे। और उसके बाद ममता के डेलीगेशन 2 तारीख को शाम को 4 बजे ज्ञानेश गुप्ता और बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों से एक साथ मिलेगा, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर के, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस लेकर कि जो जो कुछ गड़बड़ियां अब तक चुनाव आयोग ने की है। आपको ध्यान होगा 2 डेलीगेशन अब तक मिल चुके हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के अलग अलग मौकों पर, और उसमें काफी गर्मागर्मी भी हुई थी अभिषेक बनर्जी के साथ, जब ज्ञानेश गुप्ता ने कथित तौर पर उनकी तरफ उंगली कर दी थी, याद होगा आपको। तो उन्होंने कहा था कि हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और आप होते कौन हमारी तरफ उंगली करने वाले, तो आप संवैधानिक पद की मर्यादा रखिए। और उन्होंने अच्छा उनको पढ़ाया था। तो अब ममता बनर्जी तमाम साक्ष्यों, दस्तावेजों के साथ बिल्कुल सिर पे कफन बांध के आ रही है। और उन्होंने यहां तक कह दिया एक जनसभा के अंदर कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी आप लोगों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए, आपके वोट का अधिकार बचाने के लिए मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगी। अब तक आपने ऐसा कोई उदाहरण आजाद भारत में नहीं देखा होगा कि कोई खुद मुख्यमंत्री अपनी जिरह कर रहा हो।
और आपको ये भी ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो गई है और उसमें अब ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है। तो ये सारी चीज है। ममता बनर्जी आप जानते हो कि उनसे ज्यादा लड़ाका कोई नहीं है। आंदोलन कैसे किया जाए उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। रणनीति क्या हो। लेकिन सर लेकिन सर ये जो दिल्ली कूच की बात हो रही है, अब अगर ममता बनर्जी ये दल बल लेकर के दिल्ली कूच कर देती हैं तो भाई दिल्ली तो वैसे ही, हालांकि दो चीजें हैं, जैसे हमने किसानों के मामले में देखा कि दिल्ली में बैठे हुए लोग कितना डरते हैं, और ऐसे में ये जो, और दूसरी ममता बनर्जी, भाई वो तो किसान थे, चलिए अलग बात थी, ये ममता बनर्जी है, और टीएमसी एक ऐसी पार्टी के तौर पर देखी जाती है जिससे भाजपा अभी भी पार पाने के उपाय खोज नहीं पाई है, लड़ नहीं पाती है उनसे। ऐसे में ममता बनर्जी अगर दिल्ली कूच करती हैं तो क्या उसका असर, उसकी जो धमक होगी वो पूरे देश में होगी, और असर क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव पर मजबूत पड़ सकता है? नहीं, निश्चित तौर पे उसी के लिए वो आई रही। जिस तरीके से देखिए चुनावी लड़ राजनीति में मोदी शाह को भी पता है कि वो ममता को वहां नहीं हरा सकते, इसलिए ये एसआईआर का खेला किया जा रहा था। और वो सारा खेला तृणमूल ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में खोल करके रख दिया है, पूरे तरीके से खोला है। अगर आप कहें तो मैं दर्शकों के लिए बता दूं जरा कि उन्होंने क्या क्या सनसनीखेज खुलासे सुप्रीम कोर्ट में किए तृणमूल के वकीलों ने। तमाम सनसनीखेज खुलासों से पता चला कि भारतीय चुनाव आयोग ने एसआईआर मामले में सर्वोच्च न्यायालय को कैसे गुमराह किया। सबसे पहले उन्होंने फर्जी मैनुअल ओवरसाइट का झूठ बताया सुप्रीम कोर्ट को, कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि कोई स्वचालित नोटिस नहीं भेजे जा रहे, ईआरओ बूथ लेवल अधिकारियों के इनपुट के आधार पर विसंगतियों को चिन्हित करते हुए विवेचनाओं को चिन्हित करते हैं, और ईआरओ प्रतिदिन हजारों नोटिस पर बिना देखे ही मुहर लगा देते हैं। ये सच्चाई थी, ये चोरी पकड़ी गई। एल्गोरिथम संबंधी गड़बड़ियों को छुपाने का जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रयास किया, दावा क्या किया था कि बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा ऐप के माध्यम से निर्णय लिए गए हैं, जबकि सच्चाई क्या थी? दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर था, पुरानी बांग्ला सूचियों का डिजिटलीकरण किया गया, गलत अनुवाद किए गए, वर्तनी की अशुद्धियां थी उसके अंदर, और साझा नाम या उम्र जैसे फर्जी आधारों पर 1,31,00,000 मतदाताओं को सामूहिक रूप से चिन्हित कर दिया, जो विशुद्ध तौर पे एक तकनीकी खामी थी। ठीक, वो सारी की सारी उनकी पोल खोल दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर जो विवेकहीनता का ढोंग था कि ईसीआई ने विचारशील समीक्षाओं का दावा किया, कोरा बकवास निकला वो किस तरीके से। और लक्षित मतदाताओं को टारगेट करके उनका दमन करना, खासतौर पर मालदा के अंदर, मुशीरदाबाद के अंदर, नादिया जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में नोटिसों की बौछार की गई, बरसात की गई। उच्चारण संबंधी त्रुटियों ने इस साजिश को और भी अंजाम दिया। आंतरिक स्वीकारोक्ति से पता चलता है कि इस अराजकता के बीच चुनिंदा नोटिसों को खारिज करना असंभव था। यह सारा खेल हुआ और समय सीमा में गड़बड़ी की गई। ईसीआई ने गड़बड़ी को छुपाया, केवल 95 लाख नोटिस वितरित किए गए, 24 जनवरी तक 30 लाख सुनवाई हुई, यह हकीकत है। जबकि समय सीमा नजदीक आ रही थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस भारित लंबित मामले को भी मानने से इनकार कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जिस तरीके से चुनाव आयोग की जो कारस्तानियां हैं, उनका जो सनसनीखेज खुलासे किए, उसके बाद ये कोई चीज बची नहीं कि ममता बनर्जी किसी तरीके से ऑफेंस में कोई कमी रखने वाली है। संसद में आपको पता है 1 तारीख को बजट है, संडे का दिन है, और 2 को उनकी जिस तरीके से ज्ञानेश गुप्ता से मुलाकात है, आपको पता है उनके तेवर किस तरीके के होते हैं। पहले वो जो जंतर मंतर पे कार्यक्रम, फिर घेराव का कार्यक्रम, फिर ज्ञानेश गुप्ता से मुलाकात, विपक्ष के नेताओं से मुलाकात। तो अब एक तरीके से ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल चुनाव के बहाने से ही सही, पूरे देश में जो एसआईआर का विरोध चल रहा है उसमें सेंटर स्टेज हासिल कर ली है दिल्ली आने के हिसाब से, कि दिल्ली में जब वो आएंगी और जिस तरीके का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। आपने कहा केंद्र सरकार डरती है, केंद्र सरकार डरती ही ऐसे लोगों से है जो उनकी पोल खोल दे, और ममता बनर्जी इस मामले की अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। इन्होंने ना तो वहां पर वेस्ट बंगाल के अंदर इनके पैर टिकने दिए, और पहला स्टेट ऐसा है जहां चुनाव आयोग के ऊपर सवाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि फंस गए हैं। वो जो करने चले थे वो उल्टा दांव पड़ गया है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल इकाई के लोग हैं उनको जान आफत में पड़ी हुई है कि अगर ये जिस तरीके से ममता ने एसआईआर वाला खेल पकड़ लिया और सारी गलतियां पकड़ते हुए उनको एक्सपोज कर दिया, तो अब होगा क्या? ऐसा तो नहीं कि जो पिछली बार जो सीटें आई थी उससे भी भारतीय जनता पार्टी नीचे चली जाए। तो कुल मिलाकर के अपने आप में ये बड़ा रोचक संघर्ष है, और दिल्ली की सड़कों पर जब लड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लीड करती हुई दिखाई देगी। ये जो लड़ाई है सर ममता बनर्जी की जो पूछ है, अभी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग से सीधी लड़ाई है, तो क्या इसको केवल चुनाव आयोग से लड़ाई मानी जाए ममता बनर्जी की? नहीं, ममता बनर्जी चुनाव आयोग तो कर नहीं रहा राम प्रकाश जी, आपको ध्यान नहीं।
अंजलि भारद्वाज जी जो आरटीआई की बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उन्होंने एक आरटीआई एप्लीकेशन लगाई चुनाव आयोग को और कहा कि साहब आपने जो ऑर्डर किया है इसका एसआईआर का, उसकी हमें पूरी फाइल की नोटिस दे दी जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने क्या कहा चुनाव आयोग के, हमने तो एसआईआर के ऑर्डर ही नहीं किए। तो जो चुनाव आयोग तो पल्ला ही झाड़ चुका कि हमने तो एसआईआर के ऑर्डर किए किसने? गृह मंत्रालय ने किए, प्रधानमंत्री कार्यालय ने किए। तो अकेला चुनाव आयोग रामप्रकाश जी निशाने पे नहीं होगा, पूरे का पूरा मोदी सरकार का सिस्टम, डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया कि किस तरीके से एक संवैधानिक संस्था कैसे मना कर सकती है कि हमने ये एसआईआर नहीं किया, जबकि काम उन्हीं का है, डोमेन उन्हीं का है, अधिकार क्षेत्र उन्हीं का है। और उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी को छोटा मोटा अधिकारी नहीं कि भाई गलती होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके की चीजें हुई, वहां पर उनकी सारी झूठ सरेआम पकड़ी गई, हर स्टेप पे उनको चेक किया गया और हर स्टेप पर चुनाव आयोग कहीं ना कहीं अपनी जो संवैधानिक स्थिति है उसका फायदा उठाते हुए दिखाई दिया। तथ्यों का प्रस्तुति उस हिसाब से जो करनी चाहिए अपनी डिफेंस में, वो किसी भी स्टेज पे करते हुए दिखाई नहीं दिए। चुनाव आयोग बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ जहां तक वेस्ट बंगाल का मामला है। चुनाव आयोग एक्सपोज हो रहा है सर, वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसे एसआईआर को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, चुनाव आयोग गंभीर नहीं है। एसआईआर को लेकर नहीं, शायद ये एसआईआर की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों को लेकर के ना तो चुनाव आयोग गंभीर है ना सरकार गंभीर है। लेकिन ममता बनर्जी का पूरा फोकस उधर शिफ्ट हो गया है। एक चीज बताएं, पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिहाज से अगर हम समझना चाहें तो एसआईआर जैसे बिहार में मुद्दा नहीं बन पाया, लोगों का साथ विपक्ष को इस मामले पर नहीं मिला। अब ममता बनर्जी भी पूरी तरीके से उसमें फोकस हो गई है, तो जो बंगाल की बात होती थी वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। अब क्या ममता बनर्जी एसआईआर की इस लड़ाई को बंगाली अस्मिता के साथ जोड़ पाने में कामयाब होती दिख रही है? नहीं, ये रामप्रकाश जी अकेले बंगाली अस्मिता का सवाल बचा ही नहीं, ये तो इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं उसका सवाल हो गया है। जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वोट काट देना, जिसके डिस्क्रिपेंसीज बता देना, कुछ भी वो है आपके सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए रामप्रकाश जी, हुआ क्या है, आप इतनी बड़ी एक्साइज इस देश में करने चल पड़े, ना तो आपके पास कोई तैयारी थी, ना आपने कोई उसकी मॉडलिटीज तय की, ना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया, ना आपने किसी सॉफ्टवेयर की चर्चा की, ना उसकी एसओपीज क्या होंगी उसकी चर्चा की, और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड टाइमलाइन के अंदर, बहुत ही कंप्रेस टाइमलाइन के अंदर आप ये बताइए कि अगर ये एक्साइज करनी थी तो लोकसभा चुनाव से पहले करनी चाहिए थी, अगर ऐसी कोई बात थी तो। जो लोकसभा का चुनाव जिन वोटर लिस्टों से वैध है, उससे बाकी सारी वोटर लिस्टें अब कैसे अवैध होगी? फिर वो सवाल तो आएगा ना ये। और जो पूरे का पूरा प्रोसेस अपनाया कि किसी विपक्षी दल से बात नहीं करना, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेना, और इतनी बड़ी जब एक्सरसाइज करते हो तो आपको एक लंबी टाइमलाइन चाहिए होती है। पूरे देश के अंदर आपने देखा बीएलओ किस तरीके से सक्रिय विरोध किया बेचारों ने, क्योंकि लेकिन वो ज्यादातर उनमें सरकारी टीचर है क्लास 3, वो क्या ही कर सकते हैं। नोएडा में जो गणेश गुप्ता की सुपुत्री है डीएम, उसने किस तरीके से सस्पेंशन और एफआईआर की धमकियां दी, वो सारे देश ने देखा बेसिकली। तो बिना तैयारी के आप इतने बड़े महासमुद्र में कूद पड़ोगे तो डूबना तय है, आपका भी, आपकी क्रेडिबिलिटी का भी। वही हो रहा है पूरे देश के अंदर। आप अपने उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी हाथ पैर फूले हुए हैं, लेकिन चूंकि सत्ता है तो वहां खेल कर लेंगे। समस्या वहां है जहां पर इनकी सत्ता नहीं है। वो समस्या कहाँ आएगी? वेस्ट बंगाल के अंदर, उसके बाद कहाँ आएगी? तमिलनाडु के अंदर, केरला के अंदर बड़े पैमाने पर खेल करने की ऑलरेडी कोशिशें कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के बेसिकली ये सारे का सारा क्या है, जो कहा अंजलि भारद्वाज की उसमें कि एसआईआर का फैसला हमने तो किया ही नहीं। एसआईआर का फैसला कहां से हुआ, इस बात का जवाब गणेश गुप्ता को देना चाहिए। इतनी बड़ी एक्साइज चल रही है देश के अंदर, आपने गुप्ता को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा? किसी सवाल का जवाब करते हुए देखा? जितने भी ये इश्यूज उठ रहे हैं उन पे किसी को जस्टिफाई करते हुए देखा? जवाब है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोदी जी से सबक ले लिया, मोदी जी को गुरु मान लिया कि भाई जब मोदी जी इतने बड़े पद पर होकर के वही सवालों के जवाब नहीं देते तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है। तो उस पे चल पड़े हैं वो। और उसी के हिसाब से आपको पता है मीडिया का जो रोल है वो तो आपको पता ही है माशाल्लाह। किस तरह आज तक एसआईआर को लेकर के आपने किसी चैनल पर अब तक प्राइम टाइम की डिबेट देखी है? किसी पोमेरियन प्रचार पत्र के अंदर आपने कोई एडिटोरियल देखा है? हर जगह सरकार की जय जय, गणेश गुप्ता ने क्रांति कर दी। ये जो सवाल है इनके जवाब कौन देगा इस देश के अंदर? सवाल तो ये है ना। असम के अंदर आप देख रहे हैं जिस तरीके से, और कुछ नहीं है 12 साल से। तो अब गृह मंत्री जी आज गए थे वहां, वो गमछे के नाम पे वोट मांग रहे, राहुल गांधी ने गमछे का अपमान कर दिया।
तो ये एक बैंकरप्ट सिस्टम है जो चुनाव जीतता है केवल डेटा मैनिपुलेशन के जरिए, वोटर लिस्टों में खेल करके। अब ये बात पूरे देश के सामने आ चुकी है। राहुल गांधी ने हरियाणा का बताया, महाराष्ट्र में जिस तरीके से वोट जोड़े गए रातों रात, वो सारी की सारी चीजें सामने आ रही है। और ममता बनर्जी का जिस तरीके से सत्ता पर कंट्रोल है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां वो नहीं होने दे रही है सारी चीजें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पसीने छूटे हुए हैं। और ममता अकेली ज्ञानेश को टारगेट नहीं करने वाली है, वो अमित शाह को भी टारगेट करेंगी, वो मोदी को भी टारगेट करेंगी, ये ध्यान रखिए। लेकिन सर, सवाल फिर आकर के वही खड़ा होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी और सरकार, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा कह देती है कि भाई चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, चुनाव आयोग कह देता है कि हम तो कुछ करा ही नहीं रहे थे, हमारे पास तो कोई आदेश ही नहीं, हमने कोई आदेश ही नहीं करा हुआ है। तो ऐसे में अगर कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट क्या करेगी? और इसके पहले जब बिहार के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई लगातार होती रही, तो उसका कोई विकल्प तो निकला नहीं। पूरा चुनाव हो गया, सरकार बन गई, जिसकी बननी थी उसकी बन गई, जैसे बननी थी वैसे बन गई, जितनी बड़ी जीत चाहिए थी, जिसको सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सबसे बड़ा बनाना था, सारी चीजें एज इट इज एक एक करके रिजल्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और वो चलती रह गई। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए कितना सहायक हो सकता है, कितना बड़ा सहारा होगा ये? नहीं राम प्रकाश, देखिए एक चीज बड़ी साफ है कि बिहार के अंदर ये लोग सत्ता में थे तो सारे खेल को बहुत स्मूथली कर ले गए। बंगाल के अंदर जिस तरीके का कमांड एंड कंट्रोल, ममता बनर्जी का कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल, एब्सोल्यूट नंबर एक, सत्ता में वो लोग हैं। नंबर दो, उनका पार्टी कार्डर सड़क के ऊपर, बूथ के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव है, रादर आप कह सकते हैं हाइपर एक्टिव है। वैसे में सबसे ज्यादा समस्या भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। वो नीचे नीचे कोई खेल कर ले तो अलग चीज थी, बिना कोई, लेकिन इतनी बड़ी जब एसआईआर की तो उसके पीछे उनकी मंशा भी पकड़ी गई और उनके सारे खेल भी पकड़े गए। और रही सही कसर अब जो माइक्रो ऑब्जर्वर्स बाहर से बुलाने का खेल हुआ, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए। भाई एसआईआर हो रही है बंगाल के अंदर और माइक्रो ऑब्जर्वर आप तैनात कर रहे हो दूसरे स्टेट के, तो ऐसा किसी बीजेपी रूल स्टेट में तो आपने नहीं किया, तो यहां ऐसी क्या चीज है? तो वो सारी के सारी चीजें खुद ही एक्सपोज कर रहे हैं। ये लोग बहुत बेचैन हैं। और एक बात आपको फिर याद दिलाऊं मैं आपको, लेकिन जो बिहार में भी सर, गुजरात और कहाँ कहाँ से सब ऑब्जर्वर्स लगाए गए थे। नहीं, ऑब्जर्वर्स अलग चीज है। ये तो एसआईआर के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर्स की बात हो रही है। ऑब्जर्वर्स तो दूसरी स्टेट से आते ही है, वो तो एक स्टैंडर्ड, वो हर एक स्टेट के अंदर आते हैं। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अलग से होते हैं, ये चुनाव के ऑब्जर्वर अलग होते हैं, वो सारे आते हैं। ये माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो एसआईआर के लिए नजर रखने के लिए लाए गए हैं, उनको जिस तरीके से लॉगिन पासवर्ड दिए जा रहे हैं, उस खेल को भी ममता बनर्जी ने पकड़ लिया है और बहुत एक्टिवली उसका विरोध कर रही है। और जब वो जो दिल्ली आ रही है तो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट फैक्ट्स, फिगर्स, जितने भी खेल किए हैं इन्होंने, उन सब के साथ वो दिल्ली पहुंचने वाली है। बाकायदा तीनों चुनाव आयुक्तों से जिस तरीके से, आपको पता है उनका जो आक्रामक रुख रहता है, और जब वो बोलती है तो फिर वो बोलती है मेरिट्स के आधार पर। तो उन सारी चीजों पे केंद्र सरकार भी घबराई हुई है, ज्ञानेश गुप्ता भी घबराए हुए। एक चीज आपको मैं फिर याद दिला दूं कि ये बेसिकली जो मोदी हैं या ज्ञानेश गुप्ता जैसे ये जो खेल करते हैं, ये सारे खेल वहां होते हैं जहां डबल इंजन की सरकारें होती है, यानी कि जहां भाजपा की सरकार होती है। ममता बनर्जी जैसी लड़ाकी मुख्यमंत्री इनके खेल को, इनकी मंशा को पूरे होने देगी, इसमें मुझे गंभीर शक है, पहली बात। और अगर ये वहां भी खेल करके सत्ता में आ गए तो फिर ये मान के चलिएगा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र अब बचेगा नहीं। फिर ये बंगाल में नहीं, फिर ये तमिलनाडु में भी आएंगे और फिर ये केरल तक भी अपनी पहुंच बढ़ाएंगे। इसमें कोई, बंगाल एक टेस्ट केस है, एक लिटमस टेस्ट है कि क्या ममता बनर्जी इनके मंसूबों को ध्वस्त कर पाती है या नहीं कर पाती, अपने एक्टिविज्म के जरिए, अपने कमांड एंड कंट्रोल के जरिए, अपने काडर के जरिए, अपने मैनेजमेंट के जरिए। अगर वो रोक पाती है तो एक अलग बात है, वरना वेस्ट बंगाल इज गोइंग टू बी टेस्ट केस वेदर दिस कंट्री विल हैव डेमोक्रेसी इन फ्यूचर और नॉट। दिस इज सर्वाइवल इशू, वो देखना पड़ेगा इस चुनाव के बाद। सर, ममता बनर्जी का दिल्ली आना, दिल्ली कूच करना और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ, लोगों के साथ, टीएमसी कार्यकर्ता और तमाम, भाई जाहिर सी बात है कि जब ममता बनर्जी आएंगी तो भीड़ जबरदस्त बढ़ेगी। कितनी बड़ी चुनौती अगले कुछ दिन में दिल्ली फेस करने जा रही है? नहीं, दिल्ली का तो आपको पता है, जैसे ही वो निकलेंगे जंतर मंतर से, मान लीजिए जंतर मंतर से अशोका रोड की तरफ चलते हैं निर्वाचन सदन, वहां पुलिस की वो बढ़ा दी जाएगी बेल्ट, नहीं जाने देंगे उनको, किसी भी तरीके से अशोका रोड तक नहीं पहुंचने देंगे। और फिर वही ड्रामा होगा कि 5 आदमी आकर के मिल लीजिए, ज्ञापन दे दीजिए, वो सारी चीज होगी। जंतर मंतर पे भी आप, यू नेवर नो कि जिस तरीके का अमित शाह का पूरा खेल है, वो 1 मिनट में कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सेशन इज ऑन, धारा 144 लागू है और हम आपको प्रदर्शन की इजाजत नहीं देंगे। तो वो उन सारी तैयारियों के साथ आ रही है कि अगर मान लीजिए इन केस सिनेरियो के भाई जंतर मंतर पे धरना नहीं देना तो क्या करना है।
अशोका रोड पे निर्वाचन सदन पे नहीं जाने दें तो क्या करना है, अगर जुडिशियल इंटरफेरेंस की जरूरत पड़ी तो उसके लिए उनके वकील भी तैयार रखे गए कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इंटरफेरेंस मांगे, इंटरवेंशन मांगे। तो ये सारी की सारी चीजें इन प्लेस है। ममता बनर्जी, ये बहुत बड़ा शो होने जा रहा है दिल्ली के अंदर, और यही कारण है कि सरकार जो है इसको किसी भी तौर पर मीडिया के अंदर हाईलाइट नहीं बनने देगी। अगर वो हाईलाइट बनी तो उनको पता है कि ममता बनर्जी जिस तरह की ऑरेटर है और जिस तरह का अपोजिशन का उनको सपोर्ट मिल सकता है, तो दिल्ली के अंदर ये बहुत बड़ी इवेंट हो जाएगी। ये ठीक बात है कि पोमेरियन मीडिया नहीं दिखाएगा उसको, उसको विपक्ष को तमाम तरह से घेरेगा कि भाई लोगों को असुविधा हो रही है, संसद की सुरक्षा का मामला है, जो जो बकवास वो करते हैं कुतर्क वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है और केंद्र सरकार के लिए और चुनाव आयोग के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द। उनके लिए तो कीले ठोक नहीं पाएंगे सर, उनके लिए तो कीले गाड़ नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, ममता बनर्जी तो सर्विंग मुख्यमंत्री है भाई, टाइम लेकर के आ रही है बाकायदा। सोमवार को 2 फरवरी को 4 बजे का टाइम दिया है उसको तीनों चुनाव आयुक्तों ने। उससे पहले चूंकि वो मास लीडर है तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। और लोगों, देखिए जब चुनाव आयोग से जो मुलाकात है ना, तो उसकी कोई लाइव टेलीकास्ट है ना, कोई चुनाव आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो तो एक बाइट होती है, वो ममता बनर्जी बाहर आके दे देंगी। हो क्या रहा है जनता को वो भी तो बताना है ना, वो बंगाल की जनता को भी बताना है और वो देश की जनता को भी बताना है। इसलिए वो पीड़ितों के पूरे समूह को लेकर के, पूरा एक जत्था लेकर के दिल्ली पहुंच रही है ताकि पूरे देश को दिखाया जा सके। आपको ध्यान होगा सुप्रीम कोर्ट में जब एसआईआर का मामला चला बिहार का, तो अपने सूर्यकांत जी ने क्या कहा था, चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें ये कन्विंस करो कि जीवित लोगों को मृत बता करके उनकी वोट लिस्ट से नाम काटा गया है तो हम एसआईआर को रद्द भी कर सकते हैं। याद है ना आपको? तो जोगिंदर यादव और तमाम लोग वैसे लोगों को ले आए थे, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले में फिर साइड स्टेप कर गया, एसआईआर रद्द करने की बात गोल्ड कर दी उन्होंने। बिहार के मामला था वो। अब तो जो बंगाल के अंदर हो रहा है वो तो कमाल की चीज है कि आप एक सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन लगाते हैं तो 1,29,00,000 लोग डाउटफुल हो जाते हैं, उसी सॉफ्टवेयर की दूसरी वो लगाते हैं तो 95 लाख रह जाते हैं। तो आप एसआईआर कर रहे हैं, आप चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था या धर्मशाला चला रहे हो, आप कर क्या रहे हो? ये सॉफ्टवेयर आप कहां से लेकर के आए? आप एक दिन कहते हो कि डीडुप्लीकेशन सर्टिफिकेट जो ये आपका सॉफ्टवेयर है ये बकवास है, सुप्रीम कोर्ट में कहा, फिर अगले दिन उसको डीडुप्लीकेशन को अप्लाई कर देते हैं। आपने वही चीज बिहार में क्यों नहीं की? एक स्टेट में कोई तरीके हैं, दूसरी स्टेट में कोई और तरीके हैं। तो इससे यह दिखता है कि पूरी की पूरी जो मंशा है एसआईआर की वो संदिग्ध है। उसका एक सूत्रीय एजेंडा केवल ये है, ये भारतीय जनता पार्टी जहां है उसको, वरना बीजेपी और उसके अलाइज को किस तरीके से सत्ता पर काबिज करवाया जाए। ये पूरे का पूरा खेल है जिसको ममता बनर्जी ने बेसिक से लेकर के आखिर तक उसके हर सिरे को पकड़ के एक्सपोज किया है, बाहर भी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है तो अब देखना पड़ेगा कि ये मामला किस तरफ जाएगा। हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जस्टिस सूर्यकांत जब वहां गए थे सीजीआई अभी पीछे, तो उन्होंने उनके मुंह पर जो बात कही थी वो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने देश में नहीं कही चीफ जस्टिस को। उन्होंने कहा कि इस संविधान को बचा लीजिए, इस लोकतंत्र को बचा लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, इस चीज की आपने शपथ ली है। ऐसे स्ट्रेट और ब्लंट शब्दों के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने आज तक सीजीआई की उपस्थिति में इस तरह की बात कभी नहीं कही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी, इस पर हमने चर्चा भी की थी। बिल्कुल। एक चीज साफ है कि ममता बनर्जी के इस चुनौती से अगले कुछ दिन दिल्ली में जबरदस्त हलचल रहेगी। केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। उस चुनौती से कैसे पार पाते हैं वो देखना होगा। लेकिन ममता बनर्जी इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाती हैं, पश्चिम बंगाल में बना पाती हैं, ये शायद वो ज्यादा अहम भी है और ज्यादा बड़ी चुनौती भी है। फिलहाल ममता बनर्जी अब अपने ताकत का प्रदर्शन करेंगी, देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।